अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिन गिल एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन आवर चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे जो लेक्चर सीरीज के हम आगाज़ करने जा रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को कवर करेंगे, सेकंड ईयर की फिजिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ईयर फिजिक्स की जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हमने अपलोड करने हैं विद द बेस्ट ऑफ टाइम के साथ, तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चाहता हूँ कि सेकंड ईयर फिजिक्स में जो बेसिक नॉलेज है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए उनकी लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने से पहले। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब होगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करेंगे। तो आज जैसे कि पता है आपको कि जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो सारा ही इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मतलब है। तो बेसिकली हम कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चार्जेस की बात करें तो ये पहले आप जानते हैं कि चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट टू टाइप्स का आता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अगर तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करता है, नेगेटिव चार्ज मोशन में आता है, तो इससे जो पैदा होने वाला करंट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो उससे जो पैदा होने वाला करंट, सर्किट में करंट जनरेट होता है, उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। ये डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए। कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट पहले आया और इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट बाद में आया। कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट जब आया तो उस वक्त अभी एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया गया था। अभी यही समझा जाता था कि एटम जो ऐसी चीज है जो इंडिविजिबल है, जिसको मजीद तोड़ा या मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसलिए साइंसदानों ने समझ लिया कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, क्योंकि अभी नेगेटिव चार्ज या एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस नहीं की थी। इसलिए समझे जाने लगा कि कन्वेंशनल करंट जो है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है मूव करता है, और कन्वेंशनल करंट का जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो गया। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस के साथ या प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई जो है वो रिलेशन नहीं है। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमने मजीद साइंस में तरक्की की, हमें पता चला कि जब जैसे जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की को स्टडी किया, एटॉमिक लेवल पे जाकर स्टडी की, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक करंट भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में फ्लो करता है तो फील्ड पैदा करता है। अब फील्ड किस तरह का होता है? फील्ड दो तरह का पैदा करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में फ्लो होने की वजह से दो तरह का फील्ड जनरेट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करता हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो कि नेगेटिव चार्ज जब फ्लो होगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब सर्किट में फ्लो करेंगे, तो तब जो इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होता है सर्किट में, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो हमारे पास जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आता है, दो तरह का करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। जो डायरेक्ट करंट था उसको निकोले टेस्ला ने इन्वेंट किया, और जो अल्टरनेटिव करंट था डायरेक्ट करंट को थॉमसन ने जो था इन्वेंट किया, और अल्टरनेटिव करंट को निकोले टेस्ला ने। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट करंट थे इसकी लॉस क्या थे? ये था कि इसमें रेजिस्टेंस का फैक्टर बहुत ज्यादा पाया जाता था। डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज जो चार्ज फ्लो कर रहे होते थे अपनी मोशन को चेंज नहीं करते थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस का फैक्टर बहुत ज्यादा आता था। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे माली और जानी नुकसान होता था, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ साइंटिस्ट ने महसूस किया, थॉमसन को महसूस हुआ कि नहीं, कोई और ऐसा सर्किट या करंट लेके आए जिससे ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कम की जाए और इतने ज्यादा माली और जानी नुकसान से बचा जाए। फिर निकोले टेस्ला ने अपना अल्टरनेटिव करंट लेके आया, और एक अलग एक हिस्ट्री है कि एसी करंट किस तरह आया, और डायरेक्ट करंट थॉमसन और निकोला, इसको कहा जाता है कि द वॉर ऑफ बिटवीन थॉमसन एंड निकोला और थॉमसन के बाद बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इसे वो अल्टरनेटिव करंट किस तरह आया, डीसी करंट किस तरह आया, ये बेसिक सारी है। उसके बाद ये मैं अगर ग्राफिकली चलता हूं तो ये देखिए आपको नजर आ रहा है कि अल्टरनेटिव करंट जो है अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। पोलैरिटी चेंज होगी डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अब देखिए ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। लेकिन डीसी करंट का जो ग्राफ है वो आपको आप देख रहे हैं कि उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह रहा है, नेगेटिव सिग्नल में मूव नहीं कर रहा। और ये जो अल्टरनेटिव करंट जो है, ये जो वेव बनाता है, इसको साइनोसाइडल वेव कहते हैं। बिकॉज साइनोसाइडल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइन फंक्शन की कर्व होती है, साइन फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें एट डिफरेंट वैल्यूज पे, तो उसका जो ग्राफ है साइन फंक्शन का वो भी इसी शेप में बनता है। इसलिए इस ग्राफ को साइनोसाइडल ग्राफ का नाम देते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट जो ग्राफ बनता है उसको साइनोसाइडल ग्राफ का नाम देते हैं। इसमें पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं बात कर रहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो मैंने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह अगर आपके
आपके पीरियोडिक टेबल में से मैं हाइड्रोजन एटम लेता हूं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से, मैं कुछ एनर्जी की रेडिएशन इस पे फॉल करवाता हूँ। जब रेडिएशन आके यहाँ इस पे फॉल होगी तो ये रेडिएशन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको मूव करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए थी जो उसके पास मौजूद थी, और इसको छोड़ने के लिए, आजाद होने के लिए 12 जूल चाहिए थी। अब जब ये रेडिएशन आके इस पे पड़ी तो इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ गई? 12 जूल। और इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ गई कि ये फ्री हो सके। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में करंट प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस करने का काज बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्सेस की मैं बात करता हूं तो दो तरह की फोर्सेस आती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दूसरी मैग्नेटिक फोर्स है। बिकॉज जब भी करंट फ्लो करेगा तो दो तरह के फील्ड पैदा करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक टेम्परेरी होता है। परमानेंट जो है वो मैग्नेट की वजह से पैदा होता है, जहां पर हमारी अर्थ पैदा करती है। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी खुद की अर्थ है। जमीन से मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है और वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो करंट की वजह से, जो चार्जेस की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो टेम्परेरी होगा। जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ही मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। तो अर्थ के, अगर आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पैदा होती है तो कहां से होता है? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के सेंटर से जनरेट होती है। अर्थ का ये सेंटर है यहाँ से, और अर्थ के सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है, या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगी। उसकी भी रीजन है कि सेंटर पे जीरो क्यों होती है। अदरवाइज अर्थ के सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, और ये जो हमारी अर्थ है ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद होती है जो कि इनको बैंड करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसी वजह से यहाँ पर भी एटम में प्रोटॉन होते हैं ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता रहता है। तो जैसे ही आपके पास आती है जी इलेक्ट्रिक फोर्स, दो ऑपोजिट चार्ज होंगे तो उनको अट्रैक्ट करेगी, अगर सेम चार्ज होंगे तो उनको वो रिपल्शन की फोर्स वहां पे लगेगी, और यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स लगती है। लार्ज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह मैं बात कर चुका हूं, सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है हमारी अर्थ की वजह से पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट दिया गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं और वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये प्रैक्टिकली ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह के कन्वेंशनल करंट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम थ्योरीज में पढ़ते हैं कि कन्वेंशनल करंट किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी सर्किट में कन्वेंशनल करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। प्रैक्टिकली हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट ही फ्लो करेगा। ये साइंटिस्ट ने गलत कंसेप्ट में लिया था कि जब के पॉजिटिव चार्ज में मूव करते हैं, हालांकि पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करते। तो इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसका भी कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, हम सिर्फ कंसिडर करते हैं और ताकि समझाने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी के बारे में, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा करीब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें, बहुत कम बेसिक चीजें पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें हमने कुछ चीजों को मैंने कोशिश की है कि जो बेसिकली सारे फिजिक्स में आने वाली हैं, या बहुत सारे सर्किट्स आएंगे मजीद, तो उसमें हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये कुछ चीजें थी बेसिकली जो कि हमें पता होना जिनका लाजम होता है, तो इतनी ज्यादा ब्रीफ में तो नहीं कहा मैं, लेकिन जैसे जैसे हम लेक्चर वाइज पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ब्रीफली इन चीजों पर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत स्मॉल पार्ट को टच किया है। जैसे जैसे हम न्यू लेक्चर्स की सीरीज आती जाएगी हमारी, वैसे वैसे हम इनको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।